जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं। और दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि मैं अपने आश्रम जौनपुर में हूं। आप जानते हैं, मैं मनमोहन मिश्रा। लेकिन मेरी आत्मा, मेरा शरीर यहां है। आप हमें देख रहे हैं, हम इस समय अपने आश्रम पे हैं, लेकिन मेरी आत्मा दिल्ली में है, किसानों के साथ है, किसानों के बीच है। मैं हर पल, हर क्षण, एक एक क्षण, हर पल और हर क्षण मैं ये महसूस करता हूं कि मैं दिल्ली में हूं, मैं किसानों के साथ हूं। एक क्षण भी मेरी आत्मा ये मानने के लिए तैयार नहीं होती कि मैं अपने किसान भाइयों से दूर, मैं ये महसूस अपने आश्रम पे हूं। मैं कभी ये महसूस नहीं कर पाता। और दोस्तों, इसीलिए कम से कम हम अपनी भावनाओं को आपसे जुड़ करके, आपके साथ शेयर करके थोड़ी तसल्ली कर लेते हैं, संतोष हो जाता है और यह महसूस होता है, थोड़ा दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि अपने किसान भाइयों का दर्द उनके साथ रह करके समझ नहीं पा रहे हैं। हम उनके साथ नहीं हैं। हम उनके साथ होते, उनकी तकलीफों में उनके साथ बराबर की हमारी हिस्सेदारी होती, उनके लंगर में हम भी दो रोटी खाते और अपने जीवन को सार्थक महसूस करते। मेरे दोस्त, यह मेरी मनोकामना है। लेकिन जैसा कि आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं दिल्ली में अपने किसान भाइयों के साथ नहीं हूं, उनसे दूर हूं। लेकिन आप इतना जरूर समझते होंगे मेरी भावनाओं को कि मैं दूर रहकर भी हर पल उनके साथ रहना चाहता हूं। मेरा तन, मन, सब कुछ अपने किसान भाइयों के लिए समर्पित है। आलमगीर भाई कहते हैं गुड, धन्यवाद। और नौशाद भाई कहते हैं, सोचा बीएसएनएल के खुद के टावर, लेकिन उनको ही 4G की अनुमति नहीं, पर उन्हीं टावरों से जियो 4G चल रहा है। ये बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। और अब मैं कह रहा हूं, अब आसानी से मोदी लोगों को बरगला नहीं सकते, लोगों को फुसला नहीं सकते, लोगों से झूठ नहीं बोल सकते। अब नरेंद्र मोदी के झूठ पर बहस होती है, नरेंद्र मोदी के झूठ पर डिबेट होती है, नरेंद्र मोदी के झूठ को लोग पॉइंट आउट करते हैं, उस पर बात करते हैं, उस पर बहस करते हैं। जितना तो आप भी समझने लगे हैं। कहने का अर्थ मैं यह कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी के लिए अब यह संभव नहीं है कि झूठ बोल करके, गद्दारी करके, देशद्रोह करके, जुमले छोड़ करके निकल जाएंगे। हां, चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के सहारे जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्तों कि मेरे लाइव को हमेशा ट्रैक किया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है, स्प्रेड होने से रोका जा रहा है,
लेकिन उसका काउंटर बस इतना ही है, आपकी मदद। अगर आप जुड़ने के साथ ही इसे अपने टाइमलाइन पे शेयर कर लेते हैं, जुड़ने के साथ ही अगर इसे दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, ग्रुप में जोड़ देते हैं, यही एक रास्ता है इनको काउंटर करने का। मैंने कल आपको दिखाया था, मैं अपने टाइमलाइन पे आपको दिखाया था कि हमारे मतलब आईडी को ही स्लो कर दिया गया है, मतलब ब्रेक लगा दिया गया है, स्प्रेड होने नहीं दिया जा रहा है। ये लिखित में डाला गया है। तो इससे लड़ने का एक ही रास्ता है मेरे दोस्त, कि आप जैसे ही जुड़े इसे शेयर कर दें, जैसे ही जुड़े अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर लें और लोगों को शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर करें। अब उसके बाद मेरे दोस्त, आज मैं आपको नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। कल नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि वो किसान नहीं थे, वो भाड़े पर लाए गए, जो रैलियों में लाए जाते हैं, भाड़े पर लाए गए हुए लोग रहे होंगे, निश्चित आप भी समझते हैं। लेकिन मोदी ने कहा तो क्या कहा, उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा 10 पॉइंट में। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उसका अर्थ क्या है और उसका जवाब क्या है, इसको मैं आपके सामने रखूंगा आज। धैर्य से सुनिएगा। हमारा एंगल हमेशा अलग होता है। जो आपको आंदोलन से किसान बोल रहे होंगे, या विपक्ष बोल रहा होगा, या किसानों के साथ खड़े हुए सोशल मीडिया या दूसरे लोग जो बोल रहे होंगे, उससे हटकर मैं आपको जानकारियां हमेशा देता हूं। और आज भी मैं ऐसा ही कुछ आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, तो मोदी ने कल क्या कहा, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात, अब तक मोदी के मंत्रियों ने कहा दिल्ली में आंदोलन करने वाले किसान नहीं हैं। कहने का अर्थ यह है कि मोदी और मोदी के मंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी तो यह मानती ही नहीं कि दिल्ली में किसान बैठे हैं। तो फिर वो कौन बैठे हैं? तो दिल्ली में अगर किसान नहीं है तो कौन है? मोदी के मंत्रियों का, और मोदी का कहना है, मोदी के मंत्रियों का कहना है, और मंत्रियों के समर्थन में अगर नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, उसे जोड़ते हैं, तो कहने का अर्थ कि उसका समर्थन करते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि मोदी का यह भी कहना है, जो उनके मंत्री कहते हैं वो मोदी भी कहते हैं, ऐसा हमको आपको मानना चाहिए। दोनों ने क्या कहा कि दिल्ली में बैठे हुए किसान खालिस्तानी हैं, माओवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, अर्बन नक्सली हैं, और चीन और पाकिस्तान के समर्थन में खड़े लोग हैं। यानी चीन के और पाकिस्तान के समर्थन से यह आंदोलन चल रहा है, ऐसा मोदी और मोदी के मंत्री कहते हैं। और उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी मेरे दोस्त, जब उन्होंने यह तक कह दिया, आंदोलन में बैठे किसानों को यह तक कह दिया कि 1962 के युद्ध में चीन के जो साथी थे वही आज आंदोलन कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या कहेंगे? इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती। कहने का मतलब कि जो चीन के साथ मिले हुए थे, या देश से गद्दारी कर रहे थे, या देश को चीन के साथ मिलकर के तोड़ रहे थे, वो आज किसान आंदोलन में के नाम पर दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं। ये मोदी के मंत्रियों का कहना है। तो दोस्तों, आज मैं खुलकर यह बात बताऊंगा आपको
कि 1962 से लेकर के 1962, 1971 या इवन टुडे, आज तक, या इसके पहले मात्र 300 साल का इतिहास में बताऊंगा आपको, रियल गद्दार कौन है? अरुण झा। जब कहते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ क्या समझते हैं आप, मैं किसी भी मित्र से कहता हूं अरुण झा का वो टैग यानी उनका प्रोफाइल चेक कर लो, उस पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे कीबोर्ड डॉबर, ऐसे कीबोर्ड डॉबर नरेंद्र मोदी ने कई हजार तैयार कर रखे हैं, जो जब इनकी टाइमलाइन पे जाओगे तो ना कमेंट कर सकते हो, ना इनसे कोई सवाल पूछ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, इनको आप संभालिएगा, क्योंकि मैं आगे की बात करूंगा। भारत राजपूत कहते हैं कि 100 साल मोदी सरकार, 100 साल मोदी सरकार। पहली बात तो 100 साल मोदी जिएंगे नहीं तो सरकार क्या रहेगी। दूसरी बात जो है कि 100 साल में भारत ही नहीं रहेगा, बिक जाएगा, तो आप सरकार किस बात की रहेगी। दोनों बातें हैं, लेकिन अभी जो बात कह रहा हूं वो अलग है। तो मेरे दोस्तों, 1962 के गद्दारों की श्रेणी में नरेंद्र मोदी और मोदी के मंत्रियों ने हमारे किसानों को रख दिया है। तो अब इस पर बहस खुलकर होनी चाहिए, और आज जो मैं कहूंगा खुलकर कहूंगा, हमेशा मैं खुलकर कहता हूं, आज जो कहूंगा सिलसिलेवार आपको बताऊंगा कि देश के गद्दार कौन हैं। जब बात गद्दार की आ गई है, जब बात गद्दारों के विवेचना की आ गई है, लेकिन सबसे पहले मोदी ने कहा क्या, इस बात को आपके सामने रख लेता हूं, फिर चलता हूं। कल मोदी ने कहा कि एमएसपी की प्रणाली पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, यह व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। मेरे दोस्त, अगर अभी इन्होंने 3 बिल लाए हैं, यह कहते हैं एमएसपी जारी रहेगी। अगर इन तीनों में से कोई एक बिल या तीनों बिल, अगर यह बिल लागू हो गया तो एमएसपी की लागू जारी रहे ना जारी रहे, उसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी, उसका प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी। पूछे कैसे? जब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपने मालिक से जुड़ेंगे, अडानी अंबानी से जुड़ेंगे, तो अनाज तो सीधे अडानी अंबानी ले लेंगे, तो किसान एमएसपी पे कौन सा अनाज बेचेंगे? यानी नरेंद्र मोदी मंच से सीधे झूठ बोले। वैसे नरेंद्र मोदी दोगले इंसान है, वो झूठ तो बिंदास बोलते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी का प्लस पॉइंट या खासियत क्या है, तो मैं बोलूंगा, मैं कह सकता हूं कि आदमी बिंदास है, बिंदास झूठ बोलता है, दबंगता के साथ झूठ बोलता है। अब इस आदमी से, नरेंद्र मोदी से मैं पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी, कल आपने कहा कि एमएसपी पर सरकार गंभीर है और यह जारी रहेगी, लेकिन जारी कैसे रहेगी? किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अनाज अडानी और अंबानी के पास चला जाएगा, खेत से ही अनाज का सौदा हो जाएगा। तो किसान एमएसपी पे क्या बेचने जाएंगे? तो एमएसपी जारी कैसे रहेगी? चलिए आपकी ये बात मान लूं कि कुछ किसान अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, उनको एमएसपी मिलेगी, ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन वो भी एमएसपी पर क्यों बेचेंगे जब आपके अडानी अंबानी 2 रुपया किलो ज्यादा
मंडी से बाहर खरीदेंगे तो वो एमएसपी पर क्यों बेचने जाएंगे? कहने का अर्थ यह है कि आप देशद्रोही और गद्दार हो, मक्कार और झूठे हो, और सीधे ही झूठ बोल देते हो। यह आपका झूठ है। एमएसपी जारी रहे ना रहे, अगर ये तीनों बिल लागू होता है तो एमएसपी डेड समझ लीजिए, मतलब खत्म। ना तो एमएसपी रहेगी ना मंडी रहेगी, इस पर कोई संशय नहीं है। ना तो एमएसपी की जरूरत ही नहीं रहेगी, मंडी भी नहीं रहेगी, और एमएसपी की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो एमएसपी जारी कहां से रहेगी? और एमएसपी से 2 रुपये ज्यादा ही आपके अडानी अंबानी दे देंगे तो एमएसपी की जरूरत क्या रहेगी? अब आप ये कहोगे कि जब 2 रुपया ज्यादा अडानी अंबानी दे देंगे तब तो अच्छी बात है, तब तो खुश होना चाहिए देश को, किसानों को खुश होना चाहिए, 2 रुपया ज्यादा मिल जाएगा। यही कहना चाहते हो, यही कहोगे, यही कह रहे हो, आपके कहने का अर्थ ही है। लेकिन आप ये बताओ, जब अडानी अंबानी 2 रुपया ज्यादा लेकर ले लेंगे तो कितने रुपए ज्यादा में फिर से बेचेंगे? क्योंकि अनाज तो सिर्फ अडानी अंबानी के पास रहेगा और किसी के पास नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी, आप देश को बेच रहे हो, आप गद्दार हो, आप देशद्रोही हो, लेकिन झूठ बोलते हो। तो पहली बात कि एमएसपी पर सरकार गंभीर है और एमएसपी जारी रहेगी, यह बात झूठ आपने बोला। ना तो एमएसपी जारी रहेगी, ना एमएसपी का कोई औचित्य रहेगा, ना वो नल एंड वाइड समझ लो, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं बचता है अगर आपके किसान बिल लागू हो जाते हैं तो। ठीक है। अब ललन जायसवाल बोलते हैं कि मूर्ख अंधे भक्त गोबर और गोमूत्र पीने वालों लोग नहीं समझने वाले। ये बिल्कुल सही है, वो नहीं समझेंगे। नरेंद्र मोदी ने दूसरी बात, 10 बात बताऊंगा मैं, उनके 10 बात मैंने छांटा है, उस 10 बात को आपके सामने रखूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू किया है। सीधा झूठ। पहली बात तो 75% पॉइंट्स स्वामीनाथन समिति के पहले ही की सरकारों ने लागू कर दिया था, जो बचा था उसे भी आपने लागू नहीं किया है। आप झूठ बोलते हैं। एक पार्ट अगर लागू करके आप कहते हैं कि लागू किया है तो यह तो आधा झूठ है, यानी झूठ से भी बड़ा झूठ है। तीसरी बात, मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून रातों रात नहीं आए हैं, बल्कि राजनीतिक दलों, कृषि विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों द्वारा इसकी लंबी समय से मांग की जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी, कब की जा रही थी? जब से आप सरकार में आए हो तब से तो लोग, जैसे किसान, जैसे एक बच्चे को छुपा करके, एक जीव अपने बच्चे को छुपाता है, वैसे ही किसान अपनी जमीन को छुपा रहे हैं आपसे कि आप कब हमला कर दोगे। क्योंकि आपने एक बार गद्दारी करने की कोशिश की, देशद्रोह करने की कोशिश की। आपने एक बार ऑर्डिनेंस के जरिए भारत पर कृषि भूमि अधिग्रहण बिल थोपने की कोशिश की, तो किसान तो वैसे ही डरे बेचारे घूम रहे थे, वो कहां से शामिल होंगे। और अगर आप यह कहना चाहते हो कि आपकी सरकार से पहले लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया था, किया होगा, आपसे नहीं किया और आपने नहीं किया, तो आप यह कैसे कह सकते हो कि इसके पहले की सरकारों में जो कुछ मंत्रणा हुई थी मैं उसे लागू कर रहा हूं? क्यों लागू कर रहे हो? कोई तो आपसे नहीं पूछ रहा है, कोई किसान आपसे नहीं पूछा, तो क्यों लागू कर रहे हो? यह कहो कि आप अपने बाप, आपके नाजायज बाप अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए
लागू कर रहे हो, तो सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलते हो? ये तीसरा झूठ था। चौथे झूठ की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मोदी ने चौथी बात, फिर से उन्होंने एक बात और दोहराया। मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब एमएसपी, जो पहले ही मैंने पहले पॉइंट में डाला था, पहले पॉइंट पे था, एमएसपी और कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी की व्यवस्था जारी रहेगी। यह चौथा झूठ। ना तो जब एमएसपी नहीं रहेगी तो एपीएमसी क्यों रहेगी, और एमएसपी रहेगी ही नहीं क्योंकि आप ही कहते हो कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, तो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, जब अडानी अंबानी सीधे खेत से सामान उठा लेंगे, तो एमएसपी क्यों रहेगी? अनाज मंडी में बेचने कौन जाएगा और क्यों जाएगा? मंडी तक अनाज पहुंचेगा ही नहीं। आपके अडानी अंबानी ले लेंगे, बाजार से भी ले लेंगे, खेत से भी लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो उससे ले लेंगे, नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो बाजार से उठा लेंगे, अपने दलालों को भेज करके उठा लेंगे, वो उठा लेंगे। और ये भी एब्सोल्युटली राइट, 1 या 2 रुपया ज्यादा कीमत देकर उठा लेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कम से कम 1.5 साल 2 साल तो ऐसा करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर एपीएमसी और एमएसपी कहां रहेगी और कैसे रहेगी और क्यों रहेगी? आप कह तो रहे हो जारी रहेगी, क्यों रहेगी, किस लिए रहेगी? उस एपीएमसी में एमएसपी के जरिए मिट्टी बेचने जाएंगे किसान, कपड़े बेचने जाएंगे, या अपना बैल बेचने जाएंगे, अपना हल बेचने जाएंगे, अपने ट्रैक्टर बेचने जाएंगे? क्या बेचने जाएंगे? कहने का मतलब यह है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह आपका 5वां झूठ। वैसे आपके झूठ पर मैं रिसर्च करता हूं, मैंने आपकी लाइफ पर पूरे जीवन पर रिसर्च किया है, लेकिन मैं कभी जीवन के पिछले हिस्से पर बात नहीं करता। लेकिन जिस दिन से आप राजनीति में आए हो, आज तक सच नहीं बोले हो। झूठ तो आपका, आप झूठ ही बोलते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चलते हैं हम उस भाग पे। मेरे दोस्त, 5वां, मोदी ने कहा, मुझे किसान के जीवन में आसानी और समृद्धि और किसानी में आधुनिकता चाहिए। किसानों को बरगलाना एवं भ्रमित करना छोड़ दें विपक्षी दल। इन कानूनों को लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, अब तक कोई भी मंडी बंद नहीं हुई है। किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना बंद कर दें। कौन? विपक्ष लोग। खैर, हम विपक्ष की तो बात ही नहीं करते और किसी की बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी, आपने इस पॉइंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसे हम कहें कि बरगलाना। किसान आज इस लेवल के नहीं है। किसान, एक भी किसान कम से कम आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा जो किसान है। बेचारे मजदूर हैं, उन खेतों में मजदूरी करते हैं, वो भले ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हर किसान है। एक भाई अभी और जुड़े हैं, नीलेश गुज्जर। मैं जानता हूं ये इंसान नहीं है, इट्स अ कीबोर्ड। आप इनका और ये सुनेंगे भी नहीं क्योंकि ये मशीन है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इनके प्रोफाइल पर चेक कर लीजिए, इनका प्रोफाइल भी लॉक है।
इनका प्रोफाइल नीलेश गुर्जर का, लेकिन जो इंसान इस कीबोर्ड पर उंगली फिरा रहा है, मैं उसे क्या कहूं? मैं कुछ नहीं कह सकता। छठवीं बात मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि एग्रीमेंट ने किसानों को सुरक्षा दी। किस किसान को सुरक्षा दी? कौन सा किसान खुश हो गया? झूठ, झूठ और झूठ। कृषि एग्रीमेंट कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में कृषि से वर्षों से कृषि एग्रीमेंट की व्यवस्था चली आ रही है। कई राज्यों में कृषि एग्रीमेंट होते रहे हैं। सरासर झूठ। अगर आप बटाई को कृषि एग्रीमेंट कहते हैं, जैसे कोई अगर अपनी जमीनें नहीं जोत पा रहा है, नहीं खेती कर पा रहा है, तो अधिया दे देता है, तीसरा दे देता है, हिस्सेदारी दे देता है, उसे आप अगर एग्रीमेंट कहते हैं तो बात मैं समझ के बाहर है। लेकिन खैर, झूठ। सातवीं बात, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून में फार्मिंग एग्रीमेंट में किसानों को सुरक्षा देने का काम किया है। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। कृषि एग्रीमेंट में फसल उपज का समझौता है, जमीन किसान के पास ही रहती है। यह तो मैं भी कहता हूं, जमीन किसान के पास ही रहेगी। फसल अडानी अंबानी ले लेंगे, लेकिन वही अडानी अंबानी से जब खरीद करके ये देश जाएगा खरीद कर खाने के लिए, तो भीख मांगने की नौबत आएगी। 150 रुपया किलो चावल, 100 रुपया किलो आटा कौन खरीद पाएगा मेरे मोदी भाई? तो किसानों से जमीन छीनने की जरूरत क्या पड़ेगी? किसान तो वैसे ही तबाह हो जाएंगे और अपनी जमीन जाकर के चल करके अडानी अंबानी को दे देंगे। इसमें आप सही कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं होगा। किसानों की जमीन सुरक्षित, लेकिन खुद किसान सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि किसान ही खत्म हो जाएंगे। उनकी किसानी ही खत्म हो जाएगी, उनकी उपज ही उनकी नहीं होगी। अगर उत्तर प्रदेश के एक गांव में बैठा किसान अपने खेत में 20 रुपया किलो गेहूं, अपने खेत का उपजा हुआ गेहूं अडानी को 20 रुपए किलो में देगा, तो उसी का बेटा दिल्ली या मुंबई में जब मजदूरी करने गया होगा, वहां 50 रुपया और 100 रुपया किलो खरीद के खाएगा। किसान तो वैसे ही मर जाएगा। किसान का तो अपने आप ही बिक जाएगा। आठवीं बात मेरे दोस्त, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून में फार्मिंग एग्रीमेंट में किसानों को सुरक्षा देने का काम किया है। हमने कानूनन तय किया है कि किसान एग्रीमेंट से एग्रीमेंट करने वाला भाग नहीं सकता। कृषि एग्रीमेंट में फसल उपज का समझौता होगा, जमीन किसान के पास ही रहती है, जमीन किसान के पास ही रहेगी। यह तो सही बात है, और वो भाग नहीं सकता। वो उसको भागने की जरूरत ही नहीं है। भागेगा बेचारा किसान, मरेगा तो किसान, बिकेगा तो किसान। छीनने की कहां जरूरत पड़ी है? किसान तो अपनी, जब उसको शादी की जरूरत पड़ेगी, ब्याह की जरूरत पड़ेगी, अपने कुछ और काम करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। वो अपनी जमीन खुद ही बेच देगा एग्रीमेंट करने वालों को। लेकिन एग्रीमेंट करने वाले मांगेंगे नहीं जमीन, वहां भी मोल भाव करके लेंगे, तोड़ छोड़ करके लेंगे, दाम का चौथाई कीमत दे कर लेंगे। वो सीधे लेंगे भी नहीं। और देगा क्यों? क्योंकि अगर मैंने उदाहरण दिया कि अगर कोई बेटा एक किसान है, यहां खेती में कर रहा है, अपने पेट पाल रहा है, लेकिन अगर उसका परिवार कहीं किसी शहर में है, तो जब 5 गुना दाम पर
₹20 किलो का गेहूं ₹100, 20 रुपए किलो किसान बेचेगा और ₹100 किलो उसका बेटा मुंबई में खरीद कर खाएगा, तो पैसा बचेगा कहां? ना उसके बेटे के पास बचेगा ना उसके पास बचेगा, तो सब खाने में ही चला जाएगा। और जब खाने के लिए पैसे घटेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर जमीन बेच देगा। यही तो आपके साजिश है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अंतिम बात, आपने फिर नवी बात में भी कहा है कि स्पॉन्सर जो एग्रीमेंट लेगा, उद्योगपति होगा, पूंजीपति होगा, वो एग्रीमेंट नहीं तोड़ेगा, किसान तोड़ेगा। किसान तोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि किसान इस काबिल ही नहीं, किसान चाहेगा तो भी नहीं तोड़ पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए बीज के लिए, ट्रैक्टर के लिए, जुताई के लिए, पानी के लिए अगर वो एग्रीमेंट करने वाले से पैसा ले रखा है, तो वो एग्रीमेंट तोड़ेगा कैसे? पॉइंट नंबर 1, कैसे तोड़ेगा? जब तोड़ेगा तो जो स्पॉन्सर है वो कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा मेरा पैसा वापस दे दो, जाओ आप फ्री हो। तो ना किसान के पास पैसा होगा कि वो स्पॉन्सर यानी एग्रीमेंटर के पास पैसा दे सके, ना अपनी जमीन छुड़ा सके। यह तो साजिश है आपकी। अंतिम बात, गुरनाम सिंह जी कहते हैं, मोहम्मद जी कहते हैं सर गुज्जर की वाट चाहने दीजिए आप। मैंने मोहम्मद भाई मोमिन आपका नाम है शायद, आप अगर गुज्जर का क्लिक करोगे तो उनके प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं, वो लॉक है प्रोफाइल, सिर्फ गाली देने के लिए प्रोफाइल बनाई गई है। ये मोदी के कुत्ते हैं, डाबर हैं। और गुरमीत सिंह जी कहते हैं कि मिश्रा जी नमन करता हूं आपको, अंधभक्तों की आंखों को खोलने में जितना हो सके उतना प्रयास करते रहें, बहुत कठिन काम है। धन्यवाद बंधु। मैं जानता हूं, मैं हताश नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सरकार से लड़ रहा हूं, इस देश के सबसे बड़े गद्दार से लड़ रहा हूं, इस देश के सबसे बड़े चोर से लड़ रहा हूं, इस देश के सबसे बड़े भस्मासुर से लड़ रहा हूं, इस देश के सबसे बड़े कसाई से लड़ रहा हूं, हत्यारे से लड़ रहा हूं। तो मुझे मालूम है इतना आसान नहीं है लड़ना। अब सोचिए, अगर हमारी लाइन प्रोफाइल को ब्लॉक किया जाता है, हमारे वीडियो को स्लो किया जाता है, स्प्रेडिंग को रोका जाता है, कल मैंने दिखाया था जो कि, तो जब स्प्रेडिंग को रोका जाता है, हमारी बातें लोगों तक ना पहुंचे, ये कोशिश की जाती है, ये सारी कुछ हम जानते हैं। लेकिन ये हम जानते हुए भी हम अपना प्रयास, अपना काम जारी रखते हैं, क्योंकि हमारा धर्म और हमारा कर्म है वो हम करते हैं। साजिश करता हमेशा साजिश ही करता है। नरेंद्र मोदी एक खतरनाक क्रिमिनल है और वो साजिश ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। जिस माध्यम से भी होगा वो साजिश ही करेंगे। तो दोस्तों, मैंने मोदी जी ने जो झूठ बोला कल अपने किसानों, तथाकथित किसानों को संबोधित करते हुए, उसकी मैंने व्याख्या की और मैंने ये बताया आपको कि नरेंद्र मोदी ने उनमें उस अपने व्याख्यान में एक भी शब्द सच बोला ही नहीं है, सबका सब झूठ बोला है। गुरमीत सिंह जी कहते हैं हम आपके पीछे खड़े। धन्यवाद बंधु, गर्व है हमें आप जैसे लोगों पर। एक आदमी खड़ा है तो भी बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, अब उस पॉइंट पर आते हैं मेरे दोस्तों कि इन्होंने किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। टुकड़े गैंग का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के दल्ले, भारतीय जनता पार्टी के कुत्ते, हिजड़े, आरएसएस, रामदेव या बहुत से भगवा दलाल
टुकड़े टुकड़े गैंग का काम कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। लेकिन ये किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये कहते हैं, दूसरा आरोप ये लगाए कि किसान नहीं है तो माओवादी हैं। दोस्त, इन्होंने कहा ये खालिस्तानी है। मेरे दोस्त, कोई भी खालिस्तानी क्यों बनेगा? यह सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। अगर तुम पूरे देश को लूट रहे हो और देश को बचाने जब कोई आएगा उसे तुम खालिस्तानी कहोगे। और यह परंपरा रही है, जब भी गद्दारों से लड़ने के लिए लोग आते हैं उन्हें यही कहा जाता है। आज अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और भी क्रांतिकारियों का शहीद दिवस भी है। हम उन्हें नमन करते हैं। लेकिन सबसे जो मेरा विषय है उसी पर रखते हैं। ये दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को माओवादी कहते हैं। मेरे दोस्त, माओवादी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिसके नरेंद्र मोदी तलवे चाट रहे हैं, चीन, पूरे गुजरात को जिस चीन को बेच डाले, जो चीन आज दुनिया में नंबर 1 बनने की होड़ में सबसे आगे है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहा है, उस चीन की संरचना माओ ने किया था। माओ एक क्रांति का नाम है। माओ अगर माओ नहीं होते तो आज चीन नहीं होता। यह माओ की देन है। वो चीन जिसके तलवे चाट रहा है तुम्हारा चौकीदार, वो चीन, उस चीन को उस माओ ने खड़ा किया है जिस चीन का नाम लेने से नरेंद्र मोदी के पिछवाड़े फट जाते हैं, टट्टी निकल आती है। पाकिस्तान को तो बार बार बोलेगा, घुस के मारेंगे। लेकिन आज तक गलवान घाटी से लेकर चाहे जो भी हो रहा है, चीन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने आज तक चीन नहीं कहा है, शब्द नहीं यूज किया है। कितनी फटती है इस कायर की, बुज़दिल की। वो उस चीन को माओ ने खड़ा किया था। और मैं समझता हूं माओवादी होना गर्व की बात होनी चाहिए। अगर कोई माओ भारत में भी होता तो भारत आज दुनिया का नंबर 1 होता। माओ ने स्वदेशी सिद्धांत पर अपने देश की संरचना की थी, चीन को खड़ा किया था, चीन की संरचना की थी। जिस चीन के आगे आपका ये डाबर, आपका ये चौकीदार, आपका ये गद्दार घुटने टेके हुए है, चीन शब्द बोलने से डरता है, उस चीन को माओ ने खड़ा किया था। लेकिन हमारे किसानों को यह कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो माओवादी है। और क्या कहते हैं? अर्बन नक्सली हैं। मेरे भाई, कोई भी, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया में कोई भी जब अपना हक मांगेगा तो उसे नक्सली ही कहा जाता है। नक्सली का मतलब ही यही होता है। नक्सली शब्द का अर्थ भी यही है। आप हक मत दो, उसे मजबूर कर दो हथियार उठाने पर,
और उसके ऊपर नक्सली होने का सिक्का लगा दो। यही पूंजीवाद का चरम है, यही पूंजीवाद की देन है। अर्बन नक्सली, शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग जो किसी के हक के लिए लड़ते हैं, उन्हें ये अर्बन नक्सली कहते हैं। तो किसान नहीं है, वहां अर्बन नक्सली है। चलिए, ये सारी बात कहते कहते ये तक कह दिया अपने किसानों को इन्होंने, इन गद्दारों ने, इन देशद्रोहियों ने, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे कि गद्दारी इनकी क्या है, इन गद्दारों और देशद्रोहियों ने, कि ये तो पाकिस्तान और चीन समर्थक हैं। और हद तो तब हो गई मेरे दोस्त, जब इन्होंने यह कह दिया कि 1962 के युद्ध में जो चीन के साथ खड़े थे वो दिल्ली में खड़े हैं। अब क्या लोगे? अब रह क्या गया कहने के लिए बाकी? तो अब सुनिए मेरे दोस्तों, मैं 300 साल के इतिहास, मैं हमेशा ये बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, ताल ठोक के बोलता हूं। अब सुनिए, देश का गद्दार इतिहास से लेकर आज तक कौन रहा है? गुजराती, मोदी और शाह, मेहता, पारेख, मेहुल, यानी जूनागढ़ी। तब गुजरात के नाम से नहीं जाना जाता था, तब जूनागढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह जूनागढ़ी यानी गुजराती। 300 साल, सिर्फ 300 साल अंग्रेजों को बुलाकर लाए और भारत को इनसे पहले भी यही इन्होंने ही किया है। मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि आराम से आप नेट पर निकाल सकते हो ये 300 साल को। 300 साल अंग्रेजों को बुलाकर लाने वाला गुजराती था। ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना करवाने वाला गुजराती था, और गुजरात से ही किया था, बुलाया भी गुजरात में ही था, और उस कंपनी का प्रचार प्रसार करके पूरे देश को गुलाम बनवाने वाला गुजराती था। मोदी, शाह, पारेख ही था। मोदी, शाह, पारेख, मेहता, चौकसी यही था। और ये गद्दार उन सिखों को जिन्होंने भारत की आजादी में सबसे आगे खड़े थे, आज गद्दार कहने की हिम्मत कर रहे हैं। यही होता है मेरे दोस्त, ऐसा ही होता है। जब एक गद्दार गद्दी पे बैठता है, जब एक देशद्रोही गद्दी पे बैठता है, तो वो देश के वफादारों पर पहली कुल्हाड़ी चलाता है, पहला वार करता है कि देश के वफादार खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, क्योंकि वरना उंगली उठाकर उस गद्दार पर के बारे में बोलेंगे। देश का गद्दार आज भारत की गद्दी पर बैठा है। देश का गद्दार आज भारत का प्रधानमंत्री है। देश का गद्दार आज मोदी और शाह है। इतिहास कहता है 1947 से पहले, मेरे दोस्तों, आज भी शहीद दिवस है, 1947 से पहले आप खंगाल डालिए, कोई एक भी मोदी, शाह, पारेख, मेहता, चौकसी, कोई एक भी शहीद नहीं मिलेगा। 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब भारत आजाद हुआ। उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों में एक भी नाम मोदी, शाह, पारेख, मेहता का नहीं है, और इसी से डरते हैं। मेरी इसी वाणी से, मेरे इसी खुलासे से, मेरे इसी ऐतिहासिक तथ्य से जो मैं बोलता हूं, इसी से डरते हैं, जिसके लिए मेरा नेट स्लो करते हैं, मेरा आईडी ब्लॉक करवाते हैं, आईडी ब्लॉक करते हैं, क्योंकि सच सुनने का साहस इनमें नहीं है। गद्दारों की खासियत यही होती है कि पहले वफादारों को मिटा दो, खत्म कर दो वफादारों को। गद्दार राजा बन जाएंगे, गद्दार राज करेंगे।
1947 से पहले एक भी क्रांतिकारी का नाम, जिस भी माई के लाल में हिम्मत है मुझे नाम बताए। मोदी, शाह, पारेख, मेहता, चौकसी, कोई भी एक नाम बताओ जिसने क्रांति में शहादत दी हो, शहीद हुआ हो, अंग्रेजों के रिकॉर्ड में हो, सेलुलर जेल के रिकॉर्ड या दिल्ली के कहीं भी, अगर कहीं दिखे तो मुझे बताना। और वही गद्दार आज हमारे किसान क्रांतिकारियों को, हमारे सिख क्रांतिकारियों को ये गद्दार कहने की कोशिश कर रहे हैं, 1962 से जोड़ रहे हैं। गद्दार कौन है आपको समझ लेना चाहिए। एक भी सिंगल नाम चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के हिजड़ों को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, मोदी के पूरे डीएनए को। यह चैलेंज है मेरा, एक भी नाम दिखा दो, नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। और छोड़ दो 1947 से लेकर आज तक किसी भी सीमा पर कभी आपने सुना, कभी भी आपने भूल से भी किसी रेडियो, किसी टेलीविजन या किसी भी न्यूज में कभी सुना कोई मोदी, कोई शाह, कोई पारेख, कोई मेहता शहीद हुआ है? और वो गद्दार हमारे किसानों को, किसान भाइयों को, हमारे सिख भाइयों को गद्दार कह रहे हैं। आज जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है उस हर आदमी को मैं कहता हूं, तू गद्दार है, तू गद्दार है, तू गद्दार है। गद्दार के साथ खड़ा होने वाला गद्दार ही होता है। चोर के साथ चोर ही खड़ा होगा, वरना जवाब दे इस बात का कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत। तो सीमा की रक्षा नहीं करते, भारत को आजाद नहीं कराया, अंग्रेजों से मिले रहे, अंग्रेजों से मिलकर देश को गुलाम बनवाया, अंग्रेजों से मिलकर गद्दारी की देश के साथ, वो दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। अब यह दिन देखना पड़ रहा है मेरे दोस्त। इससे ज्यादा शर्म भरा दिन नहीं होगा कि गद्दार क्रांतिकारियों को गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही क्रांतिकारियों को देशद्रोही कह रहे हैं। और इनकी गद्दारी 1947 से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, प्लान करके बैंक लूटना, इंस्टीट्यूशनल लूटना, इंस्टीट्यूशन को बेचना, वो सारे के सारे गुजरातियों ने किए हैं। और वो गद्दार कहते हैं हमारे किसान भाइयों को, हमारे सिख भाइयों को गद्दार। और ये देश सुन रहा है। अफसोस मेरे दोस्त, उन्नीस से लेकर आज तक जितने घोटाले हुए गुजराती किए, और ये दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। 90% काला धन इनके पास है, ये दूसरे को गलत साबित करने पर लगे हैं। बैंकों को 90% बैंकों का पैसा लूटकर ये भागे हैं, ये दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। 90% चोर गुजराती हैं, ये दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, ये सिखों को गद्दार कह रहे हैं, ये सिखों पर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद कराया, आजाद कराने में सबसे आगे खड़े रहे। मेरे दोस्तों, इतिहास अगर आप पढ़ते हो, जानते हो, समझते हो तो ठीक है, नहीं तो पढ़ो। जो मैं कह रहा हूं आपको सारा कुछ प्रमाण के साथ मिलेगा। अगर उसके बाद भी इन्होंने मीडिया पर कब्जा कर रखा है, मीडिया को अपने बस में कर रखा है, हमारी आपकी बात सच कहीं पहुंचने नहीं देंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, उसको किसी तक पहुंचने नहीं, यही हो रहा है।
मेरे दोस्त, ये वही आईडी लाइन्स हैं जिन आईडी लाइन पर 3,000 से लेकर के 10-10 हजार लोग लाइव जुड़ते हैं। लेकिन किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, हमारी लाइन को ही ब्रेक लगा दिया गया है, हमारे आईडी को ही ब्रेक लगा दिया गया है, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं होता मेरे द्वारा बोला गया सच, क्योंकि ये पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनसे पचता नहीं है। और मैं उनको कितना दोष दूं? वो तो गद्दार हैं, वो देशद्रोही हैं। गुजरातियों ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है, गुजरातियों ने हमेशा देश को गुलाम बनाया है। नरेंद्र मोदी कोई नया काम नहीं कर रहे, इनके पूर्वजों ने जो किया वही ये कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस समय भी भारत के लोग इन्हीं गद्दार गुजरातियों का साथ दे रहे थे। और अफसोस की बात आज है कि भारत के लोग इन्हीं गद्दार गुजरातियों के साथ खड़े हैं, सब कुछ जानते हुए। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी गद्दार के साथ खड़े हैं। और यह दुस्साहस उनमें आ रहा है कि मोदी दूसरे को गद्दार कहे, अपने डीएनए को चेक किए बगैर। उनके डीएनए पर कम से कम हजारों वीडियो होंगे, अगर बचे होंगे यूट्यूब और फेसबुक पर, तो हजारों वीडियो होंगे उनके डीएनए पर। उस पर बात कीजिए कि नहीं करेंगे। हमारे सिख भाई जिन्होंने क्रांति की, क्रांति के अग्रणी रहे, उन्हें आज ये गद्दार कह रहे हैं। इससे बड़े शर्म की कोई बात नहीं है। और मुझे अफसोस है, और मैं अपने सिख भाइयों से, अपने किसान भाइयों से क्षमा मांगता हूं कि हमारे लोग भी उन्हें मोदी के साथ खड़े हैं, मोदी की भाषा बोल रहे हैं। जो भी हो दोस्तों, मैं हमेशा किसानों के साथ हूं, मैं हमेशा क्रांतिकारियों के साथ हूं, मैं हमेशा देश के रक्षकों के साथ हूं। इसीलिए मैं आते ही जब जुड़ा तो मैंने ये कहा कि मेरी आत्मा, मेरा शरीर यहां है, लेकिन मेरी आत्मा दिल्ली में है, उन किसानों के बीच है। और इसी तरह हम संघर्ष करते रहेंगे। जितना जो भी उखाड़ना है, मोदी और मोदी के गुंडे, मोदी के चोर, गद्दार, देशद्रोही, जो भी उखाड़ना है उखाड़ लें। हमें जो कहना है वो कहते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये कुत्ते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये हिजड़े हैं। अगर हिजड़े नहीं होते तो अपनी ही बात को याद करके राजनाथ जैसे हिजड़े, वीरेंद्र सिंह जैसे हिजड़े, जितने भी भारतीय जनता पार्टी हिजड़े हैं, अपने ही कर्मों को याद कर लें, जिन पर उन्होंने आंदोलन किया था, जिन पर बातें की थी, जिनको उन्होंने सामने लाया था, जिनके लिए लड़ाइयां लड़ी थी। आज उन्हीं से पीछा छुड़ा करके, मुंह छुपा करके मोदी के पिछवाड़े खड़े हैं, मुंह डाल के। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।